एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं परमार सर की फैटमैन बुक से ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो है अर्थ इंटीरियर एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में। ठीक है, अर्थ इंटीरियर। देयर आर 4 मेथड्स टू नो अबाउट द अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए 4 मेथड है, लेकिन सर ने 5 लिख रखे हैं तो वो 5 बताते हैं। पहला जो मेथड है वो है टेम्परेचर मेथड। अर्थ का टेम्परेचर जान लो तो फिर उसके इंटीरियर के बारे में पता लगा सकते हैं। सेकंड है वोल्केनो। वोल्केनो के बारे में स्टडी कीजिए तब भी हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगा सकते हैं। थर्ड मेथड जो है रॉक मेथड। रॉक्स की स्टडी भी कर लें तब भी हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता कर सकते हैं। फोर्थ मेथड इज़ द मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स क्या होते हैं वो मैंने सोलर सिस्टम वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अब फिफ्थ मेथड इज़ द अर्थक्वेक मेथड। तो जो ये अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक से भी हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर दी 5 मेथड जिसके बारे में हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जियोलॉजी के जो फादर हैं, फादर ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी के फादर किनको बोलते हैं? जेम्स हटन। ये नाम आपको याद रखना है, जेम्स और यहाँ पे हटन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में। अर्थ की कितनी लेयर्स होते हैं? बचपन से पढ़ते हैं 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? क्रस्ट बनी होती है सिलिका और एल्यूमिनियम से, जिसको हम सियाल पढ़ते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसकी जो थिकनेस होती है वो 5 से लेकर के 70 किलोमीटर तक रहती है। क्रस्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होती है ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल और एक होती है ओशनिक। ठीक है, सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है? इट इज़ द लैंड ऑफ द क्रस्ट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट मेक्स अप द कॉन्टिनेंट्स एंड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। वो लेयर होती है जो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनाती है, ये वो लेयर होती है। और ओशनिक क्रस्ट जो होती है ये वो पार्ट होता है क्रस्ट का, ये जहाँ पे सिर्फ वाटर रहता है। एंड द सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट लाइज बीनीथ द ओशन। ठीक है, ये वाटर पार्ट रहता है इस क्रस्ट में, और जो इसका सॉलिड अर्थ रहती है वो वाटर के नीचे रहती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनाती है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, और जो वाटरी पार्ट होता है क्रस्ट का उसको हम ओशनिक क्रस्ट कहते हैं, और इसका जो सॉलिड पार्ट रहता है वो वाटर के बीनीथ रहता है। ठीक है, नीचे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसकी थिकनेस जो है वो 30 किलोमीटर तक रहती है, और जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस 5 किलोमीटर तक रहती है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो लाइटर होती है। लाइटर कैसे याद रखोगे कि कौन सी लाइटर है कौन सी डेंसर है? आप देखो, कॉन्टिनेंटल है ना, जहाँ पर हम रह रहे हैं, कॉन्टिनेंटल रह रहे हैं तो मान लो वो पानी में तैर रही है ना, तो हम उसके ऊपर रह पा रहे हैं। और ये जो डेंसर है ओशनिक क्रस्ट है, ऊपर पानी है तो जो वो धंस गई है तो इसलिए वो डेंसर है। बस याद करने की ट्रिक है, लेकिन ये लाइटर होती है कॉन्टिनेंटल, और ये जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो डेंसर होती है। ठीक है, और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो ग्रेनिटिक रॉक से बनी होती है। ग्रेनिटिक रॉक, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ग्रेनिटिक रॉक से बनी होती है, और जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो बनती है बसाल्टिक रॉक से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं अर्थ की सेकेंड लेयर के बारे में, जिसको हम मेंटल बोलते हैं। ठीक है, मेंटल। सो जो मेंटल है वो किस किस से मिलकर बनी होती है? सिलिका और मैग्नीशियम, जिसको हम सीमा करके शॉर्ट फॉर्म में याद रखते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है वो क्रस्ट से बहुत ही ज़्यादा होती है, दैट इज़ 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर की इसकी थिकनेस होती है। मेंटल को भी हम 2 डिवीजन में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होता है अपर मेंटल और एक होता है लोअर मेंटल। ठीक है, एक होता है अपर मेंटल और एक होता है लोअर मेंटल। ठीक है, अब एक टर्म के बारे में बात करते हैं, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? एस्थेनोस्फीयर देखो, इट इज़ अ सेमी सॉलिड या सेमी मोल्टन लेयर होती है अर्थ की अपर मेंटल की, जो कि मैकेनिकली वीक होती है और डक्टाइल होती है, मतलब डक्टाइल, मतलब ये नाजुक लेयर होती है। और ये जो लिथोस्फीयर के नीचे लाई करती है सब। तो हमें लिथोस्फीयर पहले पता करना होगा कि लिथोस्फीयर क्या होता है। देखो, ये जो अर्थ है, अर्थ का ये इंटीरियर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम? क्रस्ट। यहाँ पे ये मेंटल और ये होता है कोर। ठीक है, अब जो मेंटल को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक होता है अपर मेंटल और एक होता है लोअर मेंटल। सो जो क्रस्ट और अपर मेंटल वाला, जो अपर सॉलिड मेंटल जो है ना, ये वाला जो पार्ट है
ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर के नीचे भी एक लेयर होती है, लिथोस्फेयर, ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक पतली सी लेयर होती है यहाँ पे, इसको सेमी मोल्टन लेयर बोलते हैं। ये सेमी मोल्टन लेयर होती है, कमज़ोर होती है, डक्टाइल होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, अब जो है एस्थेनोस्फीयर जो है वो मैग्मा और लावा, आप देखो क्योंकि ये सेमी मोल्टन और मोल्टन होती है ना, तो लिथोस्फीयर में जैसे यहाँ पे वोल्केनो हो गया, तो जो इसके अंदर से लावा आएगा वो इसी लेयर से निकलता है। ठीक है, इट इज़ नोन फॉर द लावा एंड मैग्मा, मतलब इट इज़ द सोर्स फॉर लावा एंड मैग्मा। ठीक है, ओके। सो जो इसकी जो लेंथ होती है, मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ थिकनेस की, सो ये लगभग लिथोस्फेयर की बात करूँ, लिथोस्फेयर की जो थिकनेस होती है वो लगभग 10 से लेकर के 200 किलोमीटर तक होती है थिकनेस। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बात करते हैं अर्थ की अगली लेयर के बारे में, जो कि है कोर। सो कोर जो है वो निकल और आयरन इससे बनी होती है, इससे हम नीफे या फैनी करके याद कर सकते हैं। ठीक है, कोर को भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है इनर कोर, आंतरिक कोर, और एक होता है बाहरी कोर, दैट इज आउटर कोर। ठीक है, इसको भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, कोर को भी। सो जो इनर कोर होती है ये सॉलिड फॉर्म में रहती है, इनर कोर इज इन द सॉलिड फॉर्म, ये वाला जो है वो सॉलिड फॉर्म रहता है। सॉलिड फॉर्म क्यों, क्योंकि अर्थ का जो सेंटर है वहाँ पर बहुत सारा, मतलब सेंटर पे जो है वो हाई ग्रेविटी रहती है, उसकी वजह से ये पार्ट सॉलिड रह जाता है। और जो आउटर लेयर होती है ये जो होती है लिक्विड फॉर्म में रहती है, आउटर कोर इज इन द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, एंड इट शोज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, क्योंकि ये मॉल्टन फॉर्म में रहता है, तो फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, तो इसलिए ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, मोल्टन फॉर्म में है और अर्थ हमारे रोटेट भी कर रही है ना, अर्थ रोटेट कर रही है, तो उसकी वजह से वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से जो ये वाली लेयर होती है आउटर लेयर, मोल्टन फॉर्म और अर्थ के रोटेशन की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, इसीलिए ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करती है। इसकी जो लेंथ होती है वो 1300 किलोमीटर तक रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, हाँ, बाय मास और बाय वॉल्यूम हमें क्रस्ट मेंटल कोर की परसेंटेज पता होनी चाहिए। ठीक है, सो बाय मास की अगर मैं बात करूँ तो ये क्रस्ट मेंटल और कोर, क्रस्ट भी 1% बाय मास भी, और बाय वॉल्यूम भी जो है ये 1% ही रहता है। सो जो मास है वो मेंटल का वो होता है 68%, और जो कोर जो है वो बच जाएगा, 100 में से माइनस कर दो तो ये 31% आता है। बाय वॉल्यूम की बात करें, जो मेंटल है वो 84% रहता है वॉल्यूम में, और बचा हुआ 15% जो है वो कोर रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थ की डिसकॉन्टीन्यूटी के बारे में। सो हमने अर्थ की 3 लेयर्स के बारे में चर्चा कर ली थी, कौन कौन सी, अपर लेयर, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, और अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और आउटर कोर और इनर कोर, ये सारी हमने इनकी डिवीजन के साथ 3 लेयर्स की बात करी थी। सो अब हम पढ़ रहे हैं अर्थ की डिसकॉन्टीन्यूटी के बारे में। सो इन तीनों के, जैसे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसी को डिसकॉन्टीन्यूटी बोलते हैं। तो इसी तरह से हमारी 6 लेयर्स के बीच में 5 तरह की डिसकॉन्टीन्यूटी है, जिसको हम एक ट्रिक की मदद से याद करते हैं, और वो ट्रिक है कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ठीक है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। ठीक है, ये ट्रिक है। अब ये नाम क्या है इन डिसकॉन्टीन्यूटी का, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को सेपरेट करते हैं जो डिसकॉन्टीन्यूटी, उसको बोलते हैं कोनराड डिसकॉन्टीन्यूटी। ठीक है, ये होती है कोनराड, और एम से होती है मोहरोविक, ठीक है। आर से होती है हमारी रेपिटी, जी से होती है हमारी गुटेनबर्ग, और एल से होती है हमारी लेहमैन डिसकॉन्टीन्यूटी। ठीक है, सो ये हमने डिसकॉन्टीन्यूटी की बात कर ली। अब हम देखते हैं आगे फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। ठीक है, ये जो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये कैसे मूव कर रही हैं, तो उसके ड्रिफ्ट होने के कारण के पीछे सबसे पहली जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। सो इस थ्योरी के अनुसार सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इट इज़ गिवन बाय मैकेंजी और पार्कर ने ये थ्योरी दी थी, कब, 1967 में। ठीक है, और ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो अर्थ का लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर मैंने बताया था, क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। ये जो अर्थ का जो लिथोस्फेयर है वो लार्ज रिजिड प्लेट्स में
टूटा हुआ है जो कि मूव करती है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के जियोलॉजिकल फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं। तो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक यही हमें बताती है। ठीक है, अब हम अगली थ्योरी की बात करते हैं। सो हमारी अगली थ्योरी है कन्वेक्शन करंट थ्योरी। कन्वेक्शन करंट थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी आर्थर होम्स ने, आर्थर होम्स। ठीक है, सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कन्वेक्शन करंट है मेंटल के थ्रू मूव करते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से जो एयर है एक रूम में सर्कुलेट करती है, जो कि अब ये जो करंट्स है वो अर्थ के मेंटल में मूव करते हैं। सो जो अर्थ के सरफेस को रेडिकली रीशेप कर देते हैं इस प्रोसेस में। सो इसी थ्योरी को हम कन्वेक्शन करंट थ्योरी बोलते हैं। जैसे एक रूम है, रूम के अंदर एयर सर्कुलेट कर रही है, उसी तरीके से जो मेंटल है, हमारी जो मेंटल लेयर है अर्थ की, उसके अंदर जो है कन्वेक्शन करंट मूव करते हैं, जो कि अर्थ के सरफेस को रीशेप कर देते हैं। सो कन्वेक्शन करंट थ्योरी ये हमें बताती है। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक्स के बारे में। अर्थक्वेक्स, ठीक है। सो अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक इज एन इंटेंस शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। जब अर्थ सरफेस जो है इंटेंस शेक करने लगता है, उसी को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। जो किसकी वजह से अकर होता है? इट अकर्स ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ अर्थ प्लेट। अर्थ की प्लेट के शिफ्ट होने की वजह से जब अर्थ के सरफेस में इंटेंस शेकिंग होती है, उसी को हम अर्थक्वेक का नाम देते हैं। इट इज़ अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी अलॉन्ग द फॉल लाइन इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये एक सडन रिलीज होता है एनर्जी का अलॉन्ग द फॉल लाइन के अलॉन्ग, और वेव्स की फॉर्म में, जिसको हम सेस्मिक वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो हम जान लेते हैं, जैसे कि एपीसेंटर। ठीक है, एपीसेंटर क्या होता है? एपीसेंटर वो पॉइंट होता है अर्थ सरफेस का जो अर्थक्वेक के फोकस के डायरेक्टली ऊपर होता है। देखो यहाँ पे अर्थक्वेक हो रहा है, यहाँ पे अर्थक्वेक होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोकस। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, और इसके डायरेक्टली ऊपर ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम एपीसेंटर बोलेंगे। ठीक है, अगर हम हाइपोसेंटर की बात करें, हाइपोसेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक चालू होता है, मतलब कि उसी को हम फोकस भी नाम दे देते हैं, या हाइपोसेंटर। ठीक है, हाइपोसेंटर ये हो गए। अब सभी जो नेचुरल अर्थक्वेक है वो कहाँ पे अकर करते हैं? लिथोस्फीयर में। ठीक है, अर्थक्वेक जो है वो सेस्मिक वेव्स को जनरेट करते हैं, जो कि वाइब्रेशंस होते हैं जो अर्थ के थ्रू ट्रेवल करती है, किस फॉर्म में? बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स की फॉर्म में। तो हमने देखा जो सेस्मिक वेव्स में, जो अर्थक्वेक में सेस्मिक वेव्स ट्रेवल करती हैं, और ये जो सेस्मिक वेव्स हैं दो तरह की, कौन कौन सी? बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। ठीक है, अब बॉडी वेव्स भी दो तरह की होती हैं, एक होती है पी वेव और एक होती है एस वेव। ठीक है, अब पी वेव और एस वेव के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बॉडी वेव्स जो है वो अर्थ के इंटीरियर में हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं। ठीक है, अब पी वेव्स क्या होती हैं? पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं, और एस वेव को हम सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो पी वेव्स होती हैं वो फास्टेस्ट सेस्मिक वेव्स होती हैं, जिनकी जो स्पीड है वो लगभग 7 से लेकर के 8 किलोमीटर पर सेकेंड तक होती है। और ये जो सरफेस वेव की जो स्पीड है वो 4 से लेकर 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती हैं। जो पी वेव्स होती हैं वो सभी मीडियम्स के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं, और जो इनकी मीडियम के थ्रू स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। और ये जो सरफेस वेव है ये सिर्फ सॉलिड के थ्रू ही ट्रैवल कर सकती हैं। पी वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जस्ट लाइक द साउंड वेव्स। पी वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या करते हैं? वो जो है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि साउंड वेव हमारी करती है। ठीक है, अभी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जब इनका फॉर्मेशन करते हैं तो वो स्ट्रेचेस और स्क्वीजिंग का इफेक्ट शो करते हैं। कौन सी वेव्स? पी वेव्स। अब सरफेस वेव्स की बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि वाइब्रेट करती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, और ये जो है ये क्रेस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरफेस वेव के बारे में। सरफेस वेव्स क्या होती हैं? जब बॉडी वेव्स रॉक्स या सरफेस रॉक्स के कांटेक्ट में आ जाती हैं तो वो सरफेस वेव्स बन जाती हैं। ठीक है, सरफेस वेव कुछ नहीं होती हैं, बॉडी वेव्स ही होती हैं। जब वो सरफेस रॉक्स के
कांटेक्ट में आती हैं तब वो सरफेस वेव बन जाती हैं। ये जो सरफेस वेव होती हैं ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं। डिस्ट्रक्टिव किस वजह, मतलब किस रीज़न से? क्योंकि देखो जो बॉडी वेव्स हैं वो अर्थ के अंदर ट्रैवल करती हैं। अब ये जो बॉडी वेव्स हैं वो सरफेस पर आ गई हैं, सरफेस पर आ गई हैं, यहाँ पे जो रॉक्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। अब इंटरेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे जो है इतना अर्थक्वेक आएगा तो यहाँ पे जो यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाएगा, क्योंकि ये जो सरफेस पे ही तो हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाएगा। तो सरफेस से जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है नेचर में। रेले वेव्स या लव वेव्स या एल वेव्स जो है सरफेस वेव्स के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। इसके टाइप्स में लिख देता हूँ। एल वेव्स याद रख लीजिए। एल वेव्स को यहाँ से लव वेव्स लिख सकते हैं, लव वेव्स या रेले वेव्स, आ रहे भाई एलिए रेले वेव्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिस्मोग्राफ के बारे में। सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अर्थक्वेक के टाइम पे उसको सेस्मिक वेव्स को मेजर करता है और रजिस्टर करता है। मतलब अपने यहाँ पे एक पेज रहता है, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, तो जैसे जैसे अर्थक्वेक आता है तो ये ऊपर नीचे उसी तरह से जिस तरह से इंटेंसिटी होती है उस तरह से एक ग्राफ शो कर देता है, जिसको हम कहते हैं कि इसने अर्थक्वेक को रजिस्टर कर लिया या मेजर कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्केल्स के बारे में कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन कौन से स्केल का यूज़ होता है। एक होता है रिक्टर स्केल और एक होता है मर्कली स्केल। जो रिक्टर स्केल होता है ये इंस्ट्रूमेंट होता है मैग्नीट्यूड नापने के लिए। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड नापने के लिए हम रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 0 से लेकर के 10 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक को नाप सकता है। ये एक वैसे तो लिमिटलेस स्केल होता है, दिस इज अ लिमिटलेस स्केल, यहाँ इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अभी 0 से लेकर 10 तक के मेजर करता है, क्योंकि अभी तक इससे ज़्यादा अर्थक्वेक हमारे पास मेजर मतलब नहीं हुआ है, ठीक है। जो मर्कली स्केल है वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है, ठीक है, इंटेंसिटी को। तो रिक्टर स्केल जो है वो मैग्नीट्यूड को मेजर करता है और ये जो मर्कली स्केल है वो इंटेंसिटी को मेजर करता है। ये इंटेंसिटी 1 से लेकर के 12 के बीच तक हो सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शैडो जोन के बारे में, ठीक है। शैडो जोन क्या होता है? शैडो जोन ऑफ एन अर्थक्वेक इज द एरिया ऑफ द अर्थ का वह एरिया होता है जहाँ पर कुछ सेस्मिक वेव्स जो हैं वो डिटेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है। शैडो जोन क्या होता है? जहाँ पर अर्थक्वेक डिटेक्ट नहीं होता या सेस्मिक वेव डिटेक्ट नहीं होती है, तो उसको हम शैडो एरिया बोलते हैं। अब हमें ये याद रखना है कि किसका शैडो जोन ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो जो एस वेव होती हैं उनका जो शैडो जोन होता है वो पी वेव से जो है वो ज़्यादा होता है और पी वेव्स का जो शैडो जोन है वो कम होता है, ठीक है। पी वेव्स का जो है वो कम होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ कम, और जो शैडो वेव्स का होता है वो होता है ज़्यादा, ठीक है। बस हमें ये याद रखना है। अब हम आगे पढ़ते हैं अर्थक्वेक के इफेक्ट्स के बारे में। इफेक्ट्स क्या होते हैं अर्थक्वेक के? इफेक्ट्स क्या होते हैं? देखो, सुनामी भी जो है वो अर्थक्वेक की वजह से आते हैं। सुनामी क्या होता है? सुनामी एक जापानीज टर्म है जिसको हम हार्बर वेव्स भी बोलते हैं, और ये कब आती हैं? जब अर्थक्वेक सी फ्लोर के अंडर आता है, ठीक है। सॉइल लिक्विफेक्शन भी अर्थक्वेक का एक इफेक्ट है। लैंडस्लाइड भी अर्थक्वेक की वजह से होते हैं। एवलांच भी अर्थक्वेक की वजह से होते हैं। फ्लड और फायर भी अर्थक्वेक के इफेक्ट्स में ही काउंट होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। हम अर्थक्वेक के टाइप्स देख लेते हैं। सो अर्थक्वेक के टाइप्स में अगर मैं बात करूं तो एक होता है कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक कब आता है? जब कोई माइन या कोई केव जो है वो कोलैप्स कर जाती है, तो उसके ऊपर की जो धरती हिल जाती है, तो उसी को हम कोलैप्स अर्थक्वेक बोल लेते हैं। छोटे अर्थक्वेक होते हैं ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला वो है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। एक्सप्लोजन अर्थक्वेक क्या होता है? एक अर्थक्वेक जो कि एक डिटोनेशन से आता है किसी केमिकल या न्यूक्लियर डिवाइस के, ठीक है। किसी केमिकल या न्यूक्लियर डिवाइस का हमने डिटोनेशन दबा दिया तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आ गया, उसको हम एक्सप्लोजन अर्थक्वेक बोलते हैं। बात करते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक के बारे में। टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होते हैं? अर्थक्वेक किसकी वजह से? अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो अर्थक्वेक आता है उसको हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ठीक है। रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, ये क्या होता है भाई? ये जो है एन अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक कॉज्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज रिजर्वायर। जब हम लार्ज रिजर्वायर्स का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी वजह से
कोई अर्थक्वेक आता है तो उसको हम रिजर्वायर इंड्यूस अर्थक्वेक होता है, और ये एक ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक है, क्योंकि रिजर्वायर कौन बनाएगा, ह्यूमन ही ना बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अगला हमारा अर्थक्वेक का टाइप है वोल्केनिक अर्थक्वेक, ठीक है। वोल्केनिक अर्थक्वेक क्या नाम से पता चल रहा होगा, वोल्केनिक इरप्शन के वजह से अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो उसको हम वोल्केनिक अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं तो जो अभी तक का इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक था वो 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अभी तक रिकॉर्ड किया गया है, जो कि कहाँ पे आया था, गुजरात के भुज में आया था 2001 में, ठीक है। ये एक फैक्ट था, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं, लिथोस्फीयर जो है वो क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल से बना हुआ होता है, और ये जो लिथोस्फीयर है इसके अंदर बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, कुछ मेजर प्लेट्स होती हैं और कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं। तो देयर आर 7 मेजर प्लेट्स एंड देयर आर फ्यू माइनर प्लेट्स, ठीक है। जो 7 मेजर प्लेट्स हैं इनके हमें नाम पता होने चाहिए। वो नाम कैसे याद रखेंगे, सारे जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम पर ही इनका जो है नाम है, ठीक है। जैसे कि पैसिफिक प्लेट, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, उसके बाद है साउथ अमेरिकन प्लेट, उसके बाद है अफ्रीकन प्लेट, उसके बाद है अंटार्कटिक प्लेट, उसके बाद है यूरेशियन प्लेट, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये हमारी 7 प्लेट मैंने लिख दी हैं। कौन सी, पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीका, यूरेशिया और अंटार्कटिक। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 प्लेट हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। सो मेजर प्लेट देखने के बाद माइनर प्लेट देखते हैं। सो माइनर प्लेट्स में कौन कौन सी आती हैं, कोकोस, नाज़का, कैरिबियन, इंडियन और फिलीपीन, ठीक है। ये सारी जो है कुछ माइनर प्लेट्स है, आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज के बारे में। 3 तरह की प्लेट बाउंड्रीज पढ़नी है। एक होती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एक होती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और एक होती है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। हमें पता होना चाहिए कि 3 तरह की बाउंड्री होती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म, और किस में क्या क्या का फॉर्मेशन होता है। जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं ये तब अकर होती हैं जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाएंगी तो यहाँ पर क्या भरा रहता है, एस्टेनोस्फीयर के ऊपर जो उसमें जो लावा भरा रहता है ना यहाँ पे, तो जैसे दूर जाएंगे तो वो लावा इरप्ट करेगा, तो फिर यहाँ पर नई क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, ये तब होता है जब वो प्लेट्स एक दूसरे के अंदर कोलाइड कर जाती हैं, जब वो पास पास आती हैं, यहाँ पर दूर दूर जाती हैं और यहाँ पे पास पास आती हैं। जब पास आती हैं तो एक जो बाहरी प्लेट होती है वो बड़ी प्लेट से ढक जाती है, मतलब वो सबडक्ट कर जाती है इसके अंदर। सो एक सबडक्शन जोन का क्रिएशन करती है, जो कि हम ये वाली जो क्रस्ट है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ये वाली क्रस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर जो कन्वर्जेंट बाउंड्री है इसमें सबडक्शन जोन क्रिएट होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री की बात करें तो एक तब अकर होती है जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल निकल जाती हैं। 2 प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल निकल जाती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ना तो कोई क्रस्ट फॉर्म होती है और ना ही कोई क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। सो ये आपको 3 बाउंड्रीज पता चल गई। अब हम बात करते हैं रिंग ऑफ फायर की। रिंग ऑफ फायर क्या होता है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स का एक रिजल्ट होता है, यह एक हॉर्स शेप का रीजन होता है पैसिफिक ओशन के अराउंड, और इट इज़ अ हाई अर्थक्वेक वोल्केनो प्रोन रीजन, ठीक है। ये एक पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर एक हॉर्स शू शेप का एक जोन होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है अर्थक्वेक प्रोन रीजन होता है, अर्थक्वेक और हाई अर्थक्वेक और वोल्केनो प्रोन रीजन होता है, और जो कि कहाँ पे आता है, पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में ये रीजन रहता है। तो अगर कोई मतलब क्वेश्चन है कि रिंग्स ऑफ फायर कहाँ देखी जा सकती है, तो पैसिफिक ओशन में। और ये किस शेप की होती है, हॉर्स शू शेप की होती है, और ये जो है हाई अर्थक्वेक और वोल्केनो प्रोन रीजन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन करंट के बारे में। जो कन्वेक्शन करंट है जो एस्टेनोस्फीयर में फॉर्म होते हैं, वही इन प्लेट मूवमेंट का, जो अब टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यहाँ पे प्लेट्स मूव कर रही है ना, ये एक प्लेट हो गई, ये एक प्लेट हो गई, अब प्लेट मूव कर रही है, किस वजह से, कन्वेक्शन करंट थ्योरी में हमने देखा कि कन्वेक्शन करंट की वजह से
ये प्लेट मूव कर रही हैं। सो जो हीट है अर्थ के इंटीरियर से वो इन करंट्स को क्या करती है, इन करंट्स को चलाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हॉट जो मैग्मा होता है वो राइज कर जाता है, जो कूलर मैग्मा होता है वो सिंक कर जाता है, और वो इसी तरीके से जो वो मैग्मा फ्लो करने लगता है, जिसकी वजह से ये प्लेट्स भी लिथोस्फीयर में मूव करने लगती हैं, ठीक है। इसी को हम कन्वेक्शन करंट थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। सो विद दिस हमारा ये वाला जो चैप्टर है अर्थ इंटीरियर और प्लेट टेक्टोनिक्स है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। थोड़ा शोर हो रहा था यहाँ पे आसपास, सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।